आज का टॉपिक क्या है हमारा बेटा? फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार आज का टॉपिक है हमारा, वित्तीय बाजार। हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ चुके हैं, उस पर डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। आज हम लोग स्पेशल डिस्कस करेंगे मार्केट, ये मार्केट कैसे काम करता है, वहाँ पे मनी सप्लाई को बनाने के लिए क्या क्या हम चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, ठीक है ना। अब देखो फाइनेंशियल मार्केट को समझने के समझो कि मान लो हमें सब्जी की जरूरत है, तो उसके स्पेशली एक सब्जी मार्केट होता है कि नहीं हमारे लिए? सब्जी मंडी की जरूरत पड़ती है, यानी कि हम सब्जी मंडी गए और सब्जी खरीद करके चले आए, यानी कि स्पेसिफिक एक चीज़ के लिए हमारा क्या है, सब्जी मंडी बना हुआ है। अगर हमें अनाज खरीदना है तो हमारे लिए क्या है, अनाज मंडी है कि नहीं? अनाज मंडी में भी आपको स्पेसिफिक मिलेंगे, राइस मंडी अलग है ना, बीट मंडी आपको अलग मिल जाएगा। तो यानी कि हर स्पेसिफिक चीज़ के लिए कोई ना कोई मंडी बना हुआ है, जहाँ पर हम जाते हैं और वो चीज़ें हम कर लेते हैं। ऐसे ही पैसे के लिए हमारे पास है ना, जब मार्केट में अगर हमें पैसा चाहिए तो पैसे के लिए एक मंडी होता है आपका शेयर मार्केट, या इसी को बोलते हो कैपिटल मार्केट। और एक और जगह होता है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो मार्केट में मनी सप्लाई का काम करता रहता है, यानी कि वो इंडिविजुअल है, हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो हमें काम करके दे रहा है। अब किसी को ये जो नहीं दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, मनी मार्केट। अब क्यों नहीं दिखता है ये बात अभी हम आपको बता दें। क्या सब्जी मंडी विजुअल है? हाँ विजुअल है, हम जाते हैं और सब्जी खरीद करके चले आते हैं। अनाज मंडी विजुअल है? हाँ सर विजुअल है। शेयर मार्केट विजुअल है कि नहीं है? नहीं है, शेयर मार्केट विजुअल है ना भाई। उसका भी एक ऑफिस है जहाँ पे आजकल तो डिजिटल हो गए, पहले तो पर्ची पे ही काम होता था। तो वो मार्केट आपको दिखता है कि नहीं दिखता? किस लिए भाई? मनी सप्लाई के लिए, है ना, इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए आपका शेयर मार्केट बना है, जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और आपको इंटरेस्ट के साथ आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन एक मार्केट और भी हमारे पास है जो विजुअल नहीं है। विजुअल नहीं है मतलब क्या? उसका कोई ऑफिस नहीं है, उसका कोई ब्रांच नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो काम कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर बैंक को पैसा चाहिए, ठीक है ना, तो बैंक किससे पैसा ले लेगा? आरबीआई से ले लेगा, यानी आरबीआई भी विजुअल है और ये भी विजुअल है। एक बात ठीक है ना। लेकिन अगर बैंक को बैंक से पैसा चाहिए, या बैंक को किसी कॉमर्शियल से पैसा चाहिए, या कॉमर्शियल को बैंक से पैसा चाहिए, तो उसके लिए कोई मंडी बना हुआ है? नहीं बना हुआ। नॉर्मली हम कोई बॉन्ड या सिक्योरिटी डाल करके या फ़ोन पर ही बात करके हम क्या करते हैं, हम पैसे का सप्लाई चालू कर लेते हैं। यानी कॉमर्शियल कंपनियों को क्या है, पैसे की नीड है, तो वो फ़ोन पर बात करके भी वो काम कर लेता है और बैंक उनको पैसा प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए तो आरबीआई के थ्रू वो क्या करता है, बिल जनरेट करा देता है या बॉन्ड जनरेट करा देता है। तो ऐसा कोई मंडी आपको दिख नहीं रहा है। दो लोग हैं, मैं हूँ और सब्जी मंडी है ना, तो वहाँ पे मैंने सब्जी खरीद के ले आया, यानी दोनों विजुअल हैं। लेकिन यहाँ पे एक मनी मार्केट ऐसा है जो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है। और तो बैंक ऑर्गेनाइज है, यानी हमको बैंक से पैसा चाहिए, बैंक से गया और पैसा लेकर चले आए। लेकिन बैंक को जब बैंक से पैसा चाहिए तब तो फ़ोन पे बात कर दे रहे हैं। तो क्या मनी सप्लाई दोनों के बीच में हो रही है या नहीं हो रही है? अब वो मनी मार्केट क्या है, वो विजुअल नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है, वो कहीं पे ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, बट फिर भी वो पूरी तरीके से हमारे मार्केट में पैसे का जो फ्लो है उसको बनाने का काम कर रहा है। तो यही जो आपका कैपिटल मार्केट है और जो आपका मनी मार्केट है बेटा, इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। क्यों? क्योंकि ये पैसे का ही मार्केट है, जहाँ पे हमें पैसे की नीड होगी तो हम पैसे के लिए जा सकते हैं। हम मतलब कौन, बात यहाँ हो रही है वित्तीय संस्थाओं की, यानी बैंक या अदर आपके जो वित्तीय संस्था है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनकी बात हो रही है। हमें नहीं पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए तो हम कहाँ चले जाएंगे? बैंक के पास। हमारे पास जैसे सब्जी मंडी वैसे हमारे पास बैंक है, लेकिन बैंक को बैंक से पैसा चाहिए, कॉमर्शियल लोगों को पैसा चाहिए, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक ऑप्शन वित्तीय मनी मार्केट भी है, जहाँ मनी मार्केट में हम जा करके मनी सप्लाई को क्या करते हैं। तो ये जो शेयर मार्केट हुआ और मनी मार्केट हुआ, यानी कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, ये आपका क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है। इसको नोट कर लो बेटा। फिर अभी हम चलेंगे शेयर मार्केट में और हम चलेंगे मनी मार्केट में। आगे बढ़े।
अब देखो फाइनेंशियल मार्केट में मैंने बताया कि दो चीजें हैं हमारा, फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट में मैंने क्या ऐसा दो मार्केट बताया है आपको, एक मनी मार्केट और दूसरा मैंने क्या बताया आपको, कैपिटल मार्केट। अब देखो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट काम कैसे करता है समझ लो। जब हमें अल्पकाल के लिए यानी कि कम समय के लिए, जब दो वित्तीय संस्थाओं के बीच में या बैंक और वित्तीय संस्थाओं के बीच में या कोई बैंक या बैंक के बीच में जब हमें पैसे का लेन देन करना होता है तब तो अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म्स के लिए तो हम मनी मार्केट का यूज करते हैं। तो मनी मार्केट, अच्छा मनी मार्केट में देखो पैसा आपने जमा किया और पैसा अगर आप तुरंत डिमांड करोगे तो क्या पैसा आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल सकता है। एक टर्म के बाद मिलना चाहेगा तो एक टर्म के बाद भी आपको पैसा मिल जाएगा, है ना। तो क्या होता है कि हम एक अल्पकाल के लिए अगर हम पैसा चाहते हैं तो यहाँ यानी कि ये जो मनी मार्केट होता है ये क्या होता है हमारा, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और इसका जो पर्पज होता है वो पर्पज क्या होता है, पर्पज होता है मार्केट में पैसे को लाना, है ना। तो पर्पज होता है मेंटेन करना इस चीज को, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी हम क्या करते हैं, मनी के फ्लो को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अगर मार्केट में पैसा कम हो गया हो या सरकार के पास ही यानी सरकार का इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर क्या हो, ज़्यादा हो, उस कंडीशन में अगर बैलेंस अगर सही नहीं बनता है गवर्नमेंट के बीच में तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम वित्तीय संस्था से पैसा लेते हैं। हम आरबीआई को आदेश करते हैं कि हमें पैसे की जरूरत है तो आरबीआई किसके बिहाफ में, गवर्नमेंट के बिहाफ में क्या करता है, बैंकों से पैसा लेकर के किसको देता है, सरकार को दे देता है। यानी कि मार्केट का जो फ्लो हमारा डाउन हुआ है उस फ्लो को बनाने के लिए, उस पर्पज के लिए हमारा क्या बनाया गया है, मनी मार्केट। जहाँ पे जो आपको लोन मिलेगा वो किस टर्म के लिए मिलेगा, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है, 1 डे से लेकर के 365 डेज के लिए, यानी एक दिन से लेके 1 साल तक के लिए आप लोन ले सकते हो। और उसमें अलग अलग कैटेगरी है, इसमें आपको 1 दिन के लिए पैसा मिल सकता है, वो भी हम देखेंगे। इसमें 1 दिन से लेके 14 दिन के लिए ले सकते हैं, इसमें 14 दिन से लेके 365 दिन तक ले सकते हैं, वो अलग अलग कैटेगरी हमारा आएगा। अच्छा जब शॉर्ट टर्म के लिए है इट मीन्स इस पे जो लिक्विडिटी होगा, क्या लिक्विडिटी हाई होगा या लो होगा, यानी कैश का जो लेन देन होगा या फ्लो होगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा। पैसा जल्दी आएगा जल्दी जाएगा, लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा आना और जाना, है ना। पैसे का जो फ्लो है वो कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो एक लंबे समय बाद पैसा रिटर्न करोगे। जब लॉन्ग टर्म मतलब मेच्योरिटी टाइम पीरियड, देखो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या, लंबे समय के लिए लेना। तो मेच्योरिटी टाइम पीरियड क्या होगा, लंबा समय होगा। तो लंबा समय होगा तो पैसा तो बहुत देर बाद मिलेगी ना। तो क्या लिक्विडिटी हाई होगा या लो होगा। तो यहाँ पे जब देखेंगे मनी मार्केट में, तो मनी मार्केट में हमारी लिक्विडिटी क्या होगी, लिक्विडिटी हमारी हाई होगी। बात आती है रिस्क की, रिस्क कैसा होगा, तो रिस्क इसमें मनी मार्केट में रिस्क जो होता है वो लो होता है। लेकिन अगर आप कैपिटल मार्केट में आप पैसा लगा रहे हो तो आपका जो लिक्विडिटी है वो लो रहेगा, क्योंकि आपने पैसा जमा कर दिया तो एक सर्टेन टाइम के बाद ही आप निकाल सकते हो। उससे पहले निकालोगे तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, पेनाल्टी आपको पे करनी पड़ेगी, और वहाँ पे रिस्क भी बहुत जाता है। बट यहाँ पे रिस्क होने की चांसेस कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिस्क क्या रहेगा, कम रहेगा। पर्पज क्लियर हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी क्या है, हाई है। रिस्क क्या है, इंटरेस्ट क्या रहेगा आपका बेटा, इंटरेस्ट यहाँ पे आपका लगभग क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जो गवर्नमेंट ने, जो आरबीआई ने आपका एक इंटरेस्ट रेट कर दिया है वो क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। लेकिन वहाँ पे इंटरेस्ट क्या होता है, कैपिटल मार्केट में जब चलेंगे तो कैपिटल मार्केट में जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो फिक्स नहीं होता है। हमें बहुत हाई रिटर्न भी मिल सकता है और होगा तो हम लॉस में भी जा सकते हैं, लो रिटर्न भी हमें मिलता है। शेयर मार्केट में देखो जो पैसे लगाते हैं तो आपको ये बात कंफर्म होगी कि वहाँ पे रिस्क क्या है, हमारा रिस्क ज़्यादा है। कि अगर ज़्यादा पैसा ला सकते हैं, एक जो आपका इनिशियल आपने इंटरेस्ट उम्मीद किया है कि हमें ये मिल जाना चाहिए, तो गारंटी नहीं कि आपको मिलेगा। उससे बहुत हाई मिल सकता है और उससे बहुत कम। जैसे आजकल प्रचार में आता होगा कि आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड करिए तो आप ये मान के चलिए कि आपको 8% 9% को रिटर्न मिलना ही है। तो देखो नॉर्मल तो मिल जाता है, लेकिन कई बार चांसेस होते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड भी देखो माइनस में चले जाते हैं।
यानी कि रिस्क आपके साथ कैपिटल मार्केट। अभी सिर्फ मनी मार्केट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मनी मार्केट में हमने देखा क्या है, अच्छा मनी मार्केट में है क्या क्या चीज़, इसके जो उपकरण है, जो इसके इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसमें हम कहेंगे कि मनी मार्केट में काम करने के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यानी उसे काम करने के लिए कौन कौन से उपकरण हैं। तो देखो मनी मार्केट में जो उपकरण है हमारा, यानी कॉमर्शियल पेपर ले सकते हो आप, कॉमर्शियल पेपर सब समझाएंगे ये क्या होता है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर के जरिए भी हम पैसे का लेन देन कर सकते हैं। और क्या है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन ऑफ डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन ऑफ डिपॉजिट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, पैसे का लेन देन कर सकते हो। और इस पे लिख लो बेटा टर्म मनी, अभी सब समझाएंगे टर्म मनी क्या होता है। अभी लिख लो टर्म मनी हो गया आपका हो गया कॉल मनी, नोटिस मनी, कॉल मनी, नोटिस मनी, और एक और लिख लो इसमें, और एक टर्म्स यूज होता है वे एंड मीन्स एडवांस, मीन्स एडवांस, एडवांसेस। अब इन सब चीजों का हम उपयोग करेंगे किस चीज के लिए, पैसा लाने के लिए। कभी गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी, कभी स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना, कभी कंपनी को जरूरत पड़ सकती है पैसे के लिए। तो अब हम मनी मार्केट के थ्रू क्या करेंगे, हम पैसे का जो बैलेंस है, जो बैलेंस हमारा क्या हो चुका है, बिगड़ चुका है, उस बैलेंस को बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो एक हो गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, नोटिस एंड द थिंग। इसी में एक और ले लो कैश मैनेज बिल, इसको भी समझाना है हम लोगों को। एक आपका आ जाएगा कैश मैनेज बिल। अब बारी से सारे टर्म्स को हम लोग समझेंगे कि ये कॉमर्शियल पेपर क्या होता है ना, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, ये मनी कॉल मनी क्या होता है, नोटिस मनी क्या होता है, टर्म मनी क्या होता है। बारी से सबको एक बार जब समझ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो मनी बाजार है या मनी मार्केट है, ये वाला हमारा पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो अगला हेडिंग डाल दो बेटा मनी मार्केट। हाँ हेडिंग डालो मनी मार्केट। इसके बाद हम लोग मनी मार्केट का एक एक टर्म को धीरे धीरे समझेंगे। चलो हाँ, इसमें अच्छा एक चीज और देख लो कि मनी मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है ना। तो मनी मार्केट में पार्टिसिपेट कौन करता है, मनी मार्केट में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो भाई पहला तो आरबीआई तो होगा ही, है ना, कॉमर्शियल बैंक होगा ही, है ना, कोऑपरेटिव बैंक, इन लोग की तो जरूरत है भाई, ये लोग तो पैसा देने वाले हैं तो इनकी जरूरत होगी। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, और म्यूचुअल फंड किसमें आएगा, शेयर मार्केट में पड़ेंगे, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, और आपका है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये लोग इसके क्या रहेंगे, पार्ट रहेंगे, ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब यही लोग पैसे का हेर फेर आगे पीछे जो भी करना होगा यही करेंगे, इस मार्केट में यही काम कर रहे हैं। एक जो आपका इंडिविजुअल खिलाड़ी एक और है वो क्या है, आपका गवर्नमेंट है। लेकिन गवर्नमेंट का नाम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के ही बिहाफ में ही आरबीआई पैसे का लेन देन करता है।
इसलिए गवर्नमेंट लिखना जरूरी नहीं है, वो इंडिविजुअल खिलाड़ी आपका है, उसके लिए आगे फ्रंट में आरबीआई आपका पार्टिसिपेट करता है। चलो अब देखते हैं हमारा टाइप्स ऑफ मनी मार्केट। टाइप्स ऑफ मनी मार्केट, इसको दो भागों में बांट दो बेटा। एक भाग पे लिख लो आरबीआई, आरबीआई इसके आधार पे जो आरबीआई यूज करता है, आरबीआई बिहाफ ऑन गवर्नमेंट, यानी कि जो आरबीआई हमारा बैंक के साथ पैसे का जो ताल्लुकात रखता है, यानी मनी सप्लाई को बनाने के लिए, या जो मनी में जो क्या कहते हैं डिसबैलेंस हो चुका है उसको मेंटेन करने के लिए जो आरबीआई यूज करता है, ठीक है ना। तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो उसमें है आपका बेटा, पहला तो है आपका ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल। दूसरा लिख लो बेटा कैश इनपुट, कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल का यूज करता है आरबीआई। और तीसरा यूज करता है वो पे एंड मीन्स एडवांसेस। और एक बैंक जो यूज करता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, यानी बैंक के आधार पे, बैंक किस आधार पे, बैंक किनके आधार पर बनाता है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन ऑफ डिपॉजिट, और क्या मैंने बताया था, कॉमर्शियल पेपर, और क्या मैंने बताया था बेटा आपके लिए, टर्म मनी, नोटिस मनी, बेटा नोटिस मनी, और एक कॉल मनी, है ना, कॉल मनी। अब बारी बारी से एक एक चीज समझेंगे कि ट्रेजरी बिल क्या होता है ना, जो आपका कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है, वे एंड मीन्स एडवांसेस क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, कमर्शियल पेपर क्या होता है, टर्म्स मनी क्या होता है, नोटिस मनी क्या होता है, कॉल मनी क्या होता है। बारी बारी से इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। ट्रेजरी बिल, जब हम लोग आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा रहे थे तो एक बात आपको मैंने बताया था कि जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है ना, पैसे की जरूरत है तो सरकार क्या करता है, आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई से कहता है हमको पैसे की जरूरत है। अब एक सवाल आपको होगा कि आरबीआई जब सरकार का ही है तो आरबीआई उठा करके पैसे क्यों नहीं दे देती है। तो जो आरबीआई के पास पैसा है वो किसका है, बैंकों का पैसा है, चाहे वो सीआरआर के रूप में हो या सरकार, और या आप बैंक ने क्या किया हो, पैसा उनको दिया हो रिवर्स रेपो रेट पे, पैसा देकर के रिवर्स रेपो, यानी कि जो आरबीआई के पास पैसा है वो किसका पैसा है, वो पैसा है ऑलरेडी किसका, बैंक का। और बैंक जब चाहेगा आरबीआई से मांग सकता है, सीआरआर को छोड़ देंगे, तो सीआरआर तो भाई इमरजेंसी पे यूज होगा। अब बात आती है कि अगर बैंक गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पैसा, तो बैंक किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास, सॉरी गवर्नमेंट जाएगा किसके पास, आरबीआई के पास। आरबीआई कहता है मैं देखता हूँ मैनेज करता हूँ पैसे को कि ऐसे कहीं से मैनेज हो जाए, तो आरबीआई बात करता है किससे, बैंक से या इन्वेस्टर से, जो इन्वेस्ट कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है। अब आरबीआई ने बात किया तो आरबीआई क्या कहेगा, सर बिल तैयार करिए, तो एक ट्रेजरी बिल तैयार की जाती है किसके, आरबीआई द्वारा एक ट्रेजरी बिल तैयार किया जाएगा जहाँ अमाउंट लिखा जाएगा, डिस्काउंट लिखा जाएगा, डिस्काउंट मतलब मजाक समझाता है, डिस्काउंट लिखा जाएगा, टाइम लिखा जाएगा और सरकार का यहाँ पे, यानी कि ये क्या है, ये सिक्योरिटीज, यानी आपने सिक्योरिटीज किसको, बैंक को गिरवी रखा, कितने टर्म्स के लिए, शॉर्ट टर्म्स के लिए, और बदले में आपको क्या मिला, पैसा मिल गया। अब आपको समय पर वो क्या करना है, जब उसकी मैच्योरिटी टाइम पीरियड होगा आप उसको वापस करोगे और बदले में आपको क्या मिल जाएगा, पैसा।
लेकिन यहाँ पे एक डिस्काउंट वर्ड यूज हुआ है। डिस्काउंट का मतलब क्या है समझो। डिस्काउंट का मतलब ये है कि मान लो कोई पेपर 1000 का है और डिस्काउंट कितना बोला गया है 7%, ठीक है ना। अब डिस्काउंट का मतलब है कि जब इस पेपर को बेचा जाएगा, इस पेपर को बेचा जाएगा तो ये पेपर 1000 में नहीं बिकेगा। लेने वाला इसको कितने मिलेगा, 1000 के 7% कितना हुआ, 1000 के 7% कितना होगा, हाँ 70 रुपया, है ना। यानी कि इसका मतलब है कि सामने वाला 930 रुपया पे करेगा और पे करने के बाद क्या करेगा, वो पेपर को रख लेगा। और जब मैच्योरिटी टाइम पीरियड होगा तो उसे इंटरेस्ट की चिंता नहीं करनी है। उस पेपर पे जो अमाउंट डिल हुआ है वही अमाउंट उसको फिर से क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। तो यही होता है बेटा आपका डिस्काउंट। और आप उसे पढ़ रहे थे पहले क्या, रेट वाला पढ़ रहे थे कि बैंक को पैसा चाहिए तो रेपो रेट, यानी कि जितना पैसा मांगोगे उतना पैसा देना है। जब एक टाइम फ्रेम पूरा हो जाएगा तो आप उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलकर के पे कर देते हो। यहाँ पे इंटरेस्ट की बात पहले क्लियर हो जाती है। मैं कहा तुमको 7% दूंगा, है ना, तो आपने क्या किया 7% पहले ही काट करके पैसा दे दिया और वो कागज अपने पास रख लिया। फिर जब वो टाइम के पीरियड कंप्लीट होगा आप पेपर लेने आओगे, पूरा पैसा देना और दे करके चले जाना। यानी कि जब ये पेपर इसके हाथ में गया तो 930 रुपये आया, लेकिन जब पेपर वापस लेने जाओगे तो आप 1000 पे कर दिए। इसका मतलब आपने इंटरेस्ट पहले ही पे कर दिया। इसको बोलते हैं डिस्काउंट, यानी पहले ही डिस्काउंटेड होगा। तो इसमें क्या है, डिस्काउंटेड। अब ये दिया जाता है और देकर के क्या हुआ, सरकार अपनी जरूरतों को क्या करता है, यानी अल्पकालीन जो जरूरतें हैं सरकार की, जो पैसे से ही पूरा होगा उसको पूरा करने के लिए क्या होता है, ट्रेजरी बिल इशू करता है। कौन, आरबीआई, बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई इसको इशू करता है ट्रेजरी बिल। कितने किस टर्म्स से लिए किया जाता है, पहले ही क्लियर हो चुका है, शॉर्ट टर्म्स। लेकिन इसमें जो शॉर्ट टर्म्स है इसमें 3 है ना। इसमें है आपका 91 दिन के लिए, 181 दिन के लिए और 365 दिन के लिए। अब पूछ भी लेता है कि जो आपका ट्रेजरी बिल है कितने प्रकार का होता है। तो ट्रेजरी बिल हमारा 3 प्रकार का होता है, 91 डेज का, 182 डेज का, 182 डेज का और 365 डेज का, यानी 3 ट्रेजरी बिल। अरे वाह, मैं सोचो लास्ट ही 365 लास्ट होता है हमारा। वो नहीं करे सर, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। हाँ, ये भी आप याद कर सकते हो, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और साल भर के लिए। यानी जो ट्रेजरी बिल पास किया जाता है, इशू किया जाता है, वो कब के लिए किया जाता है, 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने के लिए। 91 दिन यानी मैक्सिमम आपका 91 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 182 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसा इशू रहेगा, अगर उससे ज़्यादा है तो आप तीसरा बिल पास करोगे, 365 वाला ट्रेजरी बिल पास करोगे और मैच्योरिटी टाइम पे आपको वापस रिटर्न मिल जाएगा। इसको स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं कर सकता, यानी स्टेट गवर्नमेंट को अगर पैसे की जरूरत होगी तो उसके लिए आरबीआई इशू नहीं करेगा। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो ट्रेजरी बिल है वो आरबीआई पास नहीं करेगा। वो किसके लिए सिर्फ कर रहा है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो लिख सकते हो फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पे मैंने लिखा था गवर्नमेंट। गवर्नमेंट 2 तरीके के, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है आपके पास, स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो मैंने इससे पहले का मनी मार्केट में मैंने क्या लिखवाया था, गवर्नमेंट की बात किया था, ध्यान रखना। तो गवर्नमेंट, तो मनी बिल में कुछ ऐसे बिल भी हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी भागीदारी निभा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट ले सकता है, लेकिन ट्रेजरी बिल के द्वारा कौन ले सकता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकता है। इसका जो टाइम टेलर है वो क्या है, 3 ट्रेजरी बिल होते हैं, एक 91 डेज, 182 डेज है, 365 डेज। अब इसमें देखो रिस्क बहुत कम है। रिस्क की अगर बात की जाए तो रिस्क तो है भाई, गारंटर कौन है, आरबीआई और गवर्नमेंट है। बैंकों के लिए क्या है, आरबीआई है, और आरबीआई जानता है कि सरकार ने पैसा लिया है, तो यहाँ पे आपको रिस्क क्या दिखता है, लो। अच्छा, जहाँ लो रिस्क है तो रिटर्न कैसा मिलेगा बेटा, रिटर्न भी मॉडरेट ही होगा। मॉडरेट मतलब होता है मध्यम, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, यानी कि आपने जितने में फिक्स कर रखा है उतना आपको नॉर्मली आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और इसमें एक जानना है, क्या सरकार इसमें इंटरेस्ट पे करती है, क्या सरकार इसमें इंटरेस्ट पे की है,
3 महीने के लिए अगर हमने नहीं, समझो मैं क्या पूछ रहा हूँ, डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। डिस्काउंट में क्लियर हो जाता है कि भाई ये मैं बेच रहा हूँ इतने में, वापस जब लेने आओगे कितना, ये इंटरेस्ट नहीं होता है। ये पेन है ना 100 रुपये का, बेटा ये पेन ले लो 90 रुपये में मैं तुमको दे दूंगा, और कल जब मैं रिटर्न लेने आऊँगा तो मैं तुमको 100 रुपये दूंगा। यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हुई क्या? तो डिस्काउंट की बात हुई ना। इंटरेस्ट का मतलब है कि ये पेन मैं तुमको दे रहा हूँ, जब तक मैं तुम्हारा पैसा नहीं लौटा पाऊंगा तब तक तुम्हारे पैसे पे मैं क्या करूंगा, ब्याज दूंगा। वहाँ तो इंटरेस्ट की बात है ना। तो यहाँ क्या सरकार इंटरेस्ट पे कर रही है, आरबीआई इंटरेस्ट पे कर रही है? नहीं कर रही है। यानी कि यहाँ बात हो रही है जीरो इंटरेस्ट की। और ये जीरो इंटरेस्ट होने के वजह से इसे क्या बोला जाता है, जीरो कूपन बॉन्ड। किसी को जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं, किसको, ट्रेजरी बिल। नोट कर लो इसको बेटा, लिखना है, लिखवाए ना आप लोग, लिख लेना कैसे किताब से लिख करके, गूगल करके, है ना। क्योंकि लिखोगे तो बहुत समय करवा देगा, है ना, छोटे भी बहुत समझाना है। आप इसको ऐड करो, हाँ वो ऐड करो, मैं अगला भेज देना। नोट कर लो बेटा, तो लिखवाऊंगा तो लंबा चला जाएगा। तो क्या है, शॉर्ट टर्म्स के लिए 91, 82 और स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल को पास नहीं करवा सकता है। रिस्क कितना है, लो है। आपको रिटर्न कितना मिलेगा, मॉडरेट मिलेगा। ये किसके लिए अवेलेबल है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अवेलेबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में इशू कौन करेगा, आरबीआई इशू करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू नहीं करेगा, आरबीआई इशू करेगा बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, डिस्काउंटिंग रेट जो इस समय क्या है वो लिख सकते हो, डिस्काउंटिंग रेट इस समय जो डिस्काउंटिंग रेट है वो 7.5 से लेकर के 12.5 तक डिस्काउंटिंग रेट जो इस समय चल रहा है। डिस्काउंटिंग रेट जो है, डिस्काउंटिंग रेट जो है आपका इस समय जो चला है 7.5% से लेकर के 12.5%। आगे बढ़े बेटा, जल्दी लिखो। डिस्काउंट में बदलता रहता है। हाँ बढ़ा सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड है ना। जैसे मैंने कहा ये पेन है बेटा, ये काम, हाँ, ये तो डिस्काउंटिंग कौन तय करेगा, आरबीआई, गवर्नमेंट नहीं, जो दे रहा है वो तय करेगा। बैंक जो पैसा देगा वही तो तय करेगा। सिंपल सा एग्जाम्पल समझो, तो मैंने कहा ये पेन 100 रुपये का, ये ले लो बेटा, 90 रुपये तुम मुझे दे दो, है ना। जब मैं तुम्हें दूंगा तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, तो मुझे पेन देना, करना सर 80 रुपये। अब मैं अपने आवश्यकता के साथ हाँ या ना कहूँगा, या किसी और से डील करूँगा, तय तो आप करो। और जहाँ आरबीआई को तय करना, आरबीआई कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी में पूरा किसका चलता है, आरबीआई का चलेगा। यहाँ आरबीआई भी चाह रही है, आरबीआई काम कर रही है, एजेंट के रूप में काम कर रही है, किसके, गवर्नमेंट के लिए। आरबीआई तय नहीं कर सकती है, आरबीआई मना कर देगा, सर रहने दीजिए, मैं अपना पैसा लोन बांट दूंगा। आरबीआई क्या करेगा। अच्छा, ये जो ट्रेजरी बिल है क्या ये एसएलआर मेंटेन करेगा? अगर बैंक ने पैसा दे दिया है तो जो ये बॉन्ड है हमारा, जीरो कूपन बॉन्ड है, क्या ये एसएलआर मेंटेन करेगा या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? क्या कहा था मैंने बोला था कि जो एसएलआर होता है मॉनेटरी पॉलिसी में, या तो कैश फॉर्म में रखो, या तो गोल्ड फॉर्म में रखो, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखो। तो ये तो ट्रेजरी बिल भी तो सिक्योरिटी है। तो बैंक ने अपना पैसा दिया ना, बैंक ने अपना पैसा दिया, तो बैंक अगर वो पैसा ना देता तो वो बैंक पैसा किसको कर देता, किसी आदमी को देता, बढ़िया से 14% 15% पाता, जो 7.5% के लिए मरेगा। बैंक को तो प्रॉफिट से मतलब है ना। कमर्शियल बैंक किस लिए काम करती है, प्रॉफिट बेस के लिए, उसको सोशल वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है आपके। तो इसका मतलब है कि जब बैंक ने पैसा दिया तो जब उसे एसएलआर मेंटेन करना होगा, उसमें ट्रेजरी बिल को भी लगाएगा ना कि 18% में ये मेरा ट्रेजरी बिल भी है सर, तो ये एसएलआर मेंटेन भी करेगा। अब ये छोटी छोटी चीज़ें लिखाई नहीं जा सकती, ये बातें आपको समझना होगा कि बैंक ने पैसा दिया है, यानी बैंक के खजाने से पैसा गया है, और इस पैसे को लोन के रूप में नहीं दिया है पब्लिक को,
या किसी कंपनी को, तो इसका मतलब है कि ये SLR मेंटेन करेगा, क्योंकि पैसा RBI को दिया और RBI इस पैसे को गवर्नमेंट को दिया। लेकिन उसके पास कोई बॉन्ड तो है ना, कोलेटरल बॉन्ड है ना, सिक्योरिटी के रूप में क्या है, ट्रेजरी बिल है। अभी आने वाले बहुत सारे ऐसे बिल हैं जिसमें कोई, जैसे मैंने मनी बिल बोला, मनी बिल में आपको क्या मिलेगा, कोई कोलेटरल नहीं मिलेगा, टर्म बिल में कोई कोलेटरल नहीं मिलेगा, नोटिस बिल में कोई कोलेटरल नहीं मिलेगा, यानी कि कुछ भी गिरवी रखा नहीं लगा। यहाँ तो गिरवी है हमारा ट्रेजरी, तो ये कहीं ना कहीं बॉन्ड हमारे पास है, ये SLR को मेंटेन करेगा। अगला आते हैं बेटा, अगला क्या है हमारा, कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट, देखो बेटा ये भी सिमिलर है किसके, ट्रेजरी बिल के, सिमिलर है किसके, ट्रेजरी बिल के। यानी कि इसका पूरा काम कैसा रहेगा, जैसा ट्रेजरी बिल का काम होता है। लेकिन इसमें फर्क क्या है, फर्क ये है कि सर जो ट्रेजरी बिल होता था वो 91 डेज, 182 डेज या 365 डेज का 3 इशू होता था। बट यहाँ पर हम जो ये पास करेंगे वो क्या होगा, लेस देन 91 डेज, यानी कि मैक्सिमम हम इसमें 91 डेज के लिए ही पास कर सकते हैं। 91 डेज में हमें पैसा वापस करना होगा। इसको कौन इशू करता है बेटा, इसको कौन इशू करेगा, मैंने बोला है ना सिमिलर लाइक क्या, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल को कौन इशू करता था, तो RBI बिहाफ ऑन गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के बिहाफ में RBI ही इसको इशू करेगा। और 91 डेज मिनिमम क्या है, लेस देन 91 डेज, तो 91 डेज के लिए ही क्या करेगा, लोन उसे मिलेगा, उस लोन से सरकार अपना काम जो भी उसकी जरूरतें होंगी उसको पूरा करेगा और उसे 91 डेज में वापस करना है और अपना ये जो कैश मैनेजमेंट बिल है उसको ले लेना। क्या इसको स्टेट गवर्नमेंट इशू करवा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट इसको भी इशू नहीं करवा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं पास करवा सकता है। क्या ये इंटरेस्ट के ऊपर काम करता है, तो नहीं, ये भी किस पे काम करता है, डिस्काउंट। यानी ये भी जो बिल बनेगा उस बिल पे अगर मान लो 500 रुपए का उसने पैसे की डिमांड की है, पूछा कितना परसेंट, तो 8%, ये 8% डिस्काउंट अगर लिखा हुआ है तो जब इसे सेल किया जाएगा उस समय कितने में ये बिकेगा, 8×40, यानी कि 460 रुपए में ही एक लड़का या कोई भी इन्वेस्टर है जो 460 रुपया में उसको खरीदेगा, उस बिल को रख लेगा। लेकिन जब उस बिल को वापस लेने आएगा तो उसको क्या पे करेगा गवर्नमेंट, RBI पे करेगा टोटल 500। तो ये होता है आपका डिस्काउंट, ये भी आपका इंटरेस्ट पे नहीं है, ये भी आपका डिस्काउंट बेसिस है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में RBI इशू करता है। बैंक गवर्नमेंट को नहीं चाहता बेटा, बस क्लियर बात समझो, बैंक को गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है भैया, तुम समझो और तुम्हारा काम समझे। बैंक को रेगुलेट करने के लिए RBI है, RBI का ट्रस्ट, बैंक का ट्रस्ट RBI के प्रति है, गवर्नमेंट के प्रति नहीं है। नहीं तो गवर्नमेंट के प्रति रहे तो गवर्नमेंट जब चाहे तब जाके बैंक से पैसा उठा ले, दिवालिया कौन होगा। इसीलिए गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए। तो ये तो मैं बार बार आपको समझाया था कि क्यों अनबन होती थी RBI और गवर्नमेंट के बीच में। अब तो गवर्नमेंट पे टूट ली है, अपने हिसाब से इस्तेमाल करो, जितना सरकार को पैसा चाहिए उतना से लेगी, है ना, जैसा रेट गिराना है, रेट बढ़ाना है, अपने हिसाब से डिसाइड करेगी। लेकिन अभी भी बैंक पे सरकार का कोई कमांड नहीं है, सरकार का एक आदमी कहेगा पैसा निकालो, नहीं, आप जाइए सर RBI से बात करिए, RBI आपके बिहाफ में मुझसे बात करेगा, क्योंकि मैं RBI को जानता हूँ। अब एक बात समझो, मैं तुमसे पैसा, मुझे तुमसे पैसा लेना, अब तुम मुझे नहीं जानते, मुझे पैसा दोगे, नहीं दोगे ना। अगर मैं तुम्हारे पहचान वाले को लेगा जो मुझे भी जानता हूँ तुम्हें भी जानता हूँ, तो तुम उसको क्या कहोगे, देख भाई मैं दे तो रहा हूँ लेकिन तुम्हारे भी आप में दे रहा हूँ, है ना, यानी कि उसको मान करके दे रहा हूँ। अगर वो पैसा नहीं देगा तो मैं तुमसे लूंगा। अगर सरकार दे या ना तो बैंक को क्या लेना देना, बैंक किससे बात करेगा, RBI से बात करेगा। सर आप आए थे मेरे पास, गवर्नमेंट थोड़े मेरे पास आई थी, आप बिल पास कर, आपने क्या किया वो आपका मसला है, सरकार और आपके बीच में किस तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप क्लियर कर रहे हैं वो आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है। मुझे जब मेरा मैच्योरिटी टाइम पीरियड आएगा, मेरा टर्म्स एंड होगा, तो बाद में मुझे मेरा पैसा चाहिए, आप दीजिए, गवर्नमेंट दे, मुझे उससे कोई लेना देना, मेरे अकाउंट में पैसा आना चाहिए।
ठीक है ना। तो मैं आरबीआई को जानता हूँ, बैंक आरबीआई को जानता है, क्योंकि बैंक को रेगुलेट करने के लिए जो आरबीआई लाया गया था, आरबीआई एक्ट 1934 है ना, 35 का इम्प्लीमेंटेशन में आया था 1934। तो ये हो गया आपका डिस्काउंटेड, ये भी है सिमिलर एज ट्रेजरी बिल लेस दैन 91 डेज, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म से इसको भी क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म। रिस्क क्या है, रिस्क इसमें कैसा रहेगा, लो रिस्क, लो रहेगा, है ना। अच्छा, इसमें बेनिफिट कैसा रहेगा, मॉडरेट है। इसमें प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट जो आपका डिस्काउंट मिल रहा है वही मॉडरेट है, यस सर। ना कम है ना ज़्यादा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अच्छा, पर्पज क्या है इसका, उसका पर्पज है वही मनी फ्लो को मेंटेन करना। मनी इम्बैलेंस जो अगर हो गया है ना। अच्छा, डिसबैलेंस का अपोजिट क्या होता है बेटा, सॉरी बैलेंस का अपोजिट क्या होता है, बैलेंस का अपोजिट क्या होता है, डिसबैलेंस, है ना। डिसबैलेंस लिख देना, एग्जाम्पल काट के लिख देगा, इम्बैलेंस, ठीक है ना। जो बोलते हो ना, अरे यार डिसबैलेंस हो गया, डिसबैलेंस कहीं भी डिक्शनरी में डिसबैलेंस वर्ड यूज नहीं है। ज़्यादातर घड़िया डिसबैलेंस हुई है, तो गाड़ी डिसबैलेंस नहीं होती है, इम्बैलेंस होती है। आपने गलत शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो मनी अगर इम्बैलेंस हो गया है ना, उसी को रेज करने के लिए क्या किया जाता है, कैश मैनेजमेंट बिल पास किया जाता है। किसके द्वारा इशू किया जाता है, आज अगला डालो बेटा। सर, हाँ, जो रिस्क लो है, मतलब इसे कम रिस्क है। रिस्क है, देखो बैंक रिस्क का मतलब समझो, रिस्क का मतलब है पैसा डूबने से। तो पैसा क्यों डूबेगा, पैसा लिया आरबीआई ने, आरबीआई पैसा दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट धोखा थोड़े देगी, गवर्नमेंट क्यों धोखा देगी, धोखा तो हम लोग देते हैं ना। पैसा ले लिया, देवे नहीं किए, शेयर मार्केट में पैसा लगाया, कंपनी डूब गई, रिस्क वहाँ है। यहाँ गवर्नमेंट है, आरबीआई है, बैंक है, कोई मतलब नहीं, डूबने का तो कोई चांस ही नहीं बनता ना। कैसे डुबा दोगे पैसे को। आगे बढ़े, यस सर। अगला है हमारा वे एंड मीन्स एडवांसेस। समझो, वे एंड मीन्स एडवांसेस क्या है। ये भी शॉर्ट टर्म्स है, ये भी क्या है हमारा शॉर्ट टर्म्स लोन है। लेकिन अब इसमें जो है आरबीआई, है ना, आरबीआई किसके काम में करेगा, बिहाफ ऑफ या बिहाफ ऑन गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए, ठीक है ना। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है, दोनों के लिए बिल पास करेगा, जिससे कि पैसा मिल पाए। लेकिन किस लिए, किस कंडीशन में, देखो सिंपल सी बात, 2 बार स्टेट को जरूरत पड़ी तो स्टेट को क्या किया, ट्रेजरी बिल इशू नहीं किया, है ना, कैश मैनेजमेंट बिल इशू नहीं किया। लेकिन ये बिल इशू करने के लिए क्यों तैयार हो गया, इसका रीजन है, इसका पर्पज ही है कि अगर गवर्नमेंट का, है ना, इनकम एंड स्पेंडिंग है, जिसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, स्पेंडिंग, अगर ये मिसमैच हो रहा है ना, मिसमैच हो रहा है, तो इसमें पैसे के फ्लो के लिए क्या किया जा रहा है, ये बिल पास किया जा रहा है कि ऐसा है, आपका इनकम कम है लेकिन सरकार को काम ज़्यादा करना है। काम ज़्यादा करना है मतलब हमारे लिए काम करना है। अब सरकार के पास पैसा नहीं है, अब सरकार क्या करेगी, तो सरकार कहेगी काम के लिए, ध्यान रखना, इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी कि आपको सैलरी देनी है, आप सरकारी एम्प्लॉयर हो और आपको सैलरी देनी है, और हमारे पास सरकार के पास पैसा नहीं है। इस कंडीशन में सरकार क्या करेगी, वे एंड मींस एडवांसेस बिल पास करवाएगी, आरबीआई से कहेगी भाई दे दो, देख लेंगे समय आने पे हम तुमको पैसा वापस कर देंगे, हमारा पैसा कहीं फंसा उसा है, वहाँ से जब हमारा पैसा आ जाएगा। तो कहाँ फंसा है, तो स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है, कहीं
है ना, बाहर रोक दिया है, कहीं पैसा लगा हुआ है, तो सरकार का जब पैसा या टैक्सेस आ जाएगा अगले बार, अगले महीने मेरा टैक्स कंट्रीब्यूट हो जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा, तो उस पैसे से मैं तुमको दे दूंगा। यानी जब भी सरकार के इनकम और एक्सपेंडिचर में, इनकम तो बताया हो ना, सरकार की इनकम क्या क्या होती है बता चुका हूँ रिसेंट, जितने भी टैक्सेशन है, जितने भी आप पेनाल्टी भरते हो, ये सब क्या है, सरकार का इनकम है, क्योंकि आप सरकार को पे करते हो। अगर सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को क्या किया है, लोन दिया, उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या है, सरकार का इनकम है। तो सरकार के पास इनकम वही है जो आपके टैक्स के माध्यम से, पेनाल्टी के माध्यम से इंटरेस्ट जो सरकार को मिलता है, वही क्या है, सरकार की इनकम है। लेकिन सरकार जो सैलरी देती है वो क्या है, एक्सपेंडिचर है। सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चे करते हैं वो क्या है, उसका एक्सपेंडिचर है। सरकार हॉस्पिटल सुविधा में जो खर्चा करता है वो क्या है, आपके एजुकेशन में जो खर्चा करता है क्या है, एक्सपेंडिचर है। सरकार का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो और उसके पास इनकम ना हो, ऐसे कंडीशन में सरकार को पैसा चाहिए, ऐसे कंडीशन में इस बिल का यूज ये लोग करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सरकार जब करेगी तो सरकार को प्रॉफिट भी तो मिलने वाला है, सरकार को प्रॉफिट भी तो मिलेगा, इससे कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। सरकार कहीं पैसा खर्च करे तो सरकार को प्रॉफिट मिलेगा। तब यहाँ बैंक कहेगा यार डिस्काउंट काम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम किसके थ्रू काम करेंगे, यहाँ पे हम इंटरेस्ट के थ्रू काम करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या, इंटरेस्ट चाहिए। कितने दिन के लिए ये लोन होता है, तो इसका भी जो टर्म लोन है बेटा वो क्या है, 91 डेज। यानी 91 डेज में आपको क्या करना है, इस बिल को भजा लेना है। और भजाओगे कैसे, जो इस बार डिस्काउंट नहीं पे करोगे, इस बार इंटरेस्ट पे करोगे, कितना, जो हमारा रेपो रेट है उतना पे करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये ओवरड्राफ्ट भी बन जाता है। कैसे समझो, जब हमने लोन दिया, तो टेम्पोररी लोन है ना, तो ये हो गया हमारा टेम्पोररी लोन हो गया। लेकिन अगर सरकार 91 डेज में पे नहीं कर पाई, तब ये लोन क्या हो जाएगा, हमारा ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। और उस कंडीशन में जब लोन आप टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, तो ये क्या कहला है, ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। और ओवरड्राफ्ट में जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा रेपो प्लस 2%, ठीक है ना। यानी कि जब आपने पैसा लिया तो आपको रेपो पे करना पड़ा, यानी रेपो कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई। इस समय रेपो रेट कितना है, 6.5, है ना। अब है ना, और वो थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है, सरकार अपना इशू करती रहती है। अब उसमें क्या करना है कि अगर आपने 91 डेज में पे कर दिया तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है, सिर्फ रेपो रेट जितना रहेगा। लेकिन अगर 91 डेज में नहीं पे किया, टाइम पे आपने पे नहीं किया, तो पेनाल्टी स्वरूप आपको कितना देना पड़ेगा। चल चलाइए सर, कोई दिक्कत नहीं, 91 डेज के बाद आप चलाते रहिए, जितना दिन होगा उसमें मैं रेपो प्लस 2% के हिसाब से लूंगा आपसे। नोट कर लो बेटा, पर डे 2% रहेगा, हाँ बेटा, पर डे मतलब प्रतिदिन 2% रहेगा। तुम्हारी मर्जी, तुम 10 दिन बाद पैसा देने आओ, प्रिंसिपल अमाउंट जब देने आओगे तो हम 2% इंटरेस्ट ले लेंगे। आप 20 दिन रख करके ले आओ, आप साल भर रख करके ले आओ, तो साल भर का इंटरेस्ट पे करेंगे 2%। और इंटरेस्ट जो होता है हमेशा पर एनम होता है, ठीक है ना। पर एनम तो डे में मैंने बताया कैसे डे में डिसाइड करोगे। अगर साल भर का है तो 12 से डिवाइड कर दो तो 1 महीने का हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप उसमें क्या करोगे, 24 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 घंटे का पे आउट हो जाएगा, सॉरी 1 महीने का होगा। 30 से करोगे तो 1 दिन का होगा, फिर 24 से भाग करोगे तो आपका 1 घंटे का होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब 1 घंटे का निकल गया, 4 घंटे का करना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 घंटे। ये क्लियर हो गया बेटा आपका, आगे बढ़े। ये सब वो बिल थे जो आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में इशू करता है। अब हमको वो पढ़ना है जो बैंक इशू करता है, ठीक है ना। अब क्या पढ़ना है, जो बैंक बेस्ड ऑन बैंक के आधार पे हम लोग को देखना है कि बैंक के आधार पे जो बैंक यूज करता है मनी मार्केट। संभवतः ये मेरी आखिरी क्लास है आज, हो गया ना 12 क्लास से मिला था, 14 क्लास वो एक्स्ट्रा क्लास हो गया, उसके बाद अगले समय रो रहा है सर ये।
अच्छा, और ये पास, ये जो पास हुआ है ये भी लिख लो, ये RBI एक्ट है ना। RBI एक्ट क्या है, 1934 के आधार पे जो पास किया गया है, आर्टिकल 17A पे, ठीक है ना, सॉरी 17(5), इसमें आर्टिकल नंबर इस बात का जिक्र इसमें किया आर्टिकल 17(5). तो कोई भी काम होगा तो एक्ट के आधार पर। अच्छा, एक्ट है इसका मतलब है कि RBI क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है ना। ये सब बात आप लोग को ध्यान में रखना। बड़े बेटा, हाँ ये सब 91 डेज के लिए होता है। बस, हाँ जिसमें डेज कंफर्म कर दिया गया 91 डेज, मतलब लास्ट डेज आपका 91 है, 3 महीने का मिल गया है, 91वां दिन जाकर के आप पैसा बजा लीजिए अपना ये बिल। अगर नहीं बजा है तो ओवरड्राफ्ट लग जाएगा। ओवरड्राफ्ट में अब जब 4 दिन है तो 4 दिन में भी आपको रेपो प्लस 2% एक्स्ट्रा, यानी कि अगर 6.25 है या 6.50 है उसमें 2% ऐड कर दो तो 8.25 या 8.50 वो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए, आप जो एक्स्ट्रा दिन आपने लिया है। अब ऐसा नहीं कि टोटल 8.25 ही आपको पे करना है, क्योंकि वो दिन के हिसाब से और कम हो जाएगा। अगर 1-2 दिन ज़्यादा किए आप देखो दिन के लिए अब समझो याद होता क्या है। ये तो 100 रुपये से समझ में जल्दी आता है ना, सबका मैं बढ़िया रहता है। ये 100 रुपया तुमने लिया कितने पे, 10% पर एनम पे। तो साल भर बाद आप पैसा कितने में दोगे, साल भर बाद पैसा कितना दोगे, 110 रुपया दोगे ना, 110 रुपया आपने दिया। लेकिन तुमने पैसा दिया कितने दिन में, तुमने पैसा दिया है 100 रुपया लिया 10% पर एनम पे, और आपने पैसा दे दिया कितने दिन पे, साल भर 2 दिन है ना, 1 ईयर 2 days। 2 डेज। तो अगर किसी आदमी से लियो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गया कि 100 रुपये पे आप 1 साल का इसको 10 रुपया तो पे करोगे ही करोगे, साथ में 2 दिन का भी इंटरेस्ट पे करोगे। अब 2 दिन का इंटरेस्ट कैसे होगा भाई, तो एक बात बताओ, साल भर में कितना इंटरेस्ट पे कर रहे थे, 10%। तो 1 महीने में कितना इंटरेस्ट पे करोगे भाई, साल भर में कितना दिन, साल भर में कितना महीना, 12 महीना। अब ये 12 महीने का हो गया, अब 12 महीने का हो गया, अब 12 महीने 1 महीने का निकल गया। अब 1 महीने में कितना दिन होता है बेटा, 30 दिन हो गया ना। अब ये आपका 1 दिन का निकल गया, अब 1 दिन, लेकिन हमें निकालना है कितने दिन का, 2 दिन। मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो गया। ऊपर कितना बचा 2 और नीचे बचा 36। जो भी पैसा में आएगा वही पैसा आपका हो जाएगा, यानी 110 रुपया कुछ पैसे वो पे करेगा। तो आप 2 दिन भी करते हो तो बैंक को 2 दिन का भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। घरेलू हो तो कोई बात नहीं, अरे यार 2 दिन लेट हो गए, बट ये घरेलू नहीं है ना, उसमें आपको पे करना पड़ेगा। और इस बात का ध्यान रखना है कि अगर साल से महीने में कन्वर्ट करना है तो 12 से भाग करेंगे, फिर महीने को है ना, जब हमारा महीने में कन्वर्ट हो गया तो उसको दिन में कन्वर्ट करने के लिए 30 से भाग करेंगे, और 30 का कितना हो गया, दिन का हो गया। अगर हमें घंटे में कन्वर्ट करना तो फिर नीचे 24 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ही करते जाना। अब क्यों होता है ये मैथ वाले सर बताएंगे, जितने नीचे होते हैं वो ऊपर मल्टीपल में जाने लगते हैं विदाउट इन्वर्स किए। इन्वर्स करने पे तो वो ऊपर चला जाएगा। जैसे अगर तुम्हें लिखा 10/2/3 तो ये क्या हो जाएगा, 10/2 मल्टीप्लाई 3। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है 10/2 और लिखा है 10/3 तो क्या हो जाएगा, 10/2 मल्टीप्लाई 3/10। तो ये मैथ वाले सर बताएंगे, मेरा बताने के काम नहीं है। चलो आगे बढ़ो। अगला आपको देखना है क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेसिस ऑफ बैंक बैंक में पहला क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डिपॉजिट, रजिस्टर सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन ऑफ डिपॉजिट। समझते देखो है क्या है। अच्छा, बैंक होता है ना, बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होता है कि नहीं,
सेविंग अकाउंट होता है कि नहीं होता है? होता है। अच्छा, सेविंग अकाउंट में जो पैसा पे करते जमा करते हो उस पैसे को कभी भी आप डिमांड करके निकाल सकते हो। Yes, sir. लेकिन जो पैसा बैंक में है, चाहे आप 4 दिन जमा किए हो 10 दिन जमा किए हो, क्या उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है या नहीं मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है ना? नहीं मिलता है? कंफर्म हो? 100% मिलता है ना? समझो इस बात को। यानी कि बैंक में अगर मेरा सेविंग अकाउंट है तो हमने पैसा जमा किया है तो पैसा हमें मिल सकता है। अच्छा, समय पे अगर तुमने पैसा पहले निकाल लिया, आज पैसा जमा करके कल या परसों में पैसा निकाल लिया, तो क्या तुम्हें कोई पेनाल्टी लगेगा? क्या नहीं लगेगा। लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ही होता है बेटा, रजिस्ट्रेशन होता है, सर्टिफिकेट ही होता है। नहीं होता वहाँ से धीरे कर दीजिए सर वहाँ से। है ना? सर्टिफिकेट भी होता है, सर्टिफिकेट ऑफ, इसको बोलते हैं सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीओडी बोलते हैं, है ना? डिपॉजिट क्योंकि सीओडी ही होता है, शॉर्ट फॉर्म सीओडी ही होता है इसका। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये एक बेटा आपका सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। लेकिन देखो, सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि हम पैसा जमा किए, हमको इंटरेस्ट मिलता है, समय पर पैसा पहले उसमें कोई समय होता ही नहीं है, हम डिमांड करके पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सेविंग अकाउंट है जहां पे आपको एक फिक्स अमाउंट, है ना, यानी कि एक फिक्स अमाउंट आपको कितने समय के लिए जमा करना है? फिक्स्ड पीरियड के लिए जमा करना है। और आपके सेविंग अकाउंट में ऐसा कुछ है क्या? आपने आज जमा किया, कल जाके निकाल लो, आज जमा किया शाम को निकाल लो, आज जमा किया अभी 1 घंटे बाद एटीएम से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो सेविंग अकाउंट होता है, इसमें आप एक फिक्स अमाउंट को सीओडी पे जमा करते हो, क्या करने के लिए? फिक्स पीरियड के लिए। इसका मतलब है कि आप अगर समय से पहले निकालोगे, है ना, यानी टर्म एंड होने से, टर्म का मतलब होता है जब आपकी मैच्योरिटी होती है, यानी आपने 5 साल के लिए जमा किया, 5 साल से पहले अगर टर्म एंड होने से पहले अगर आपने पैसा निकाल लिया तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? पेनाल्टी पे करना पड़ेगा, पेनाल्टी आप पे करोगे। लेकिन इसमें नॉर्मल वाले में क्या होता है, जो ट्रेडिशनल आपका सेविंग अकाउंट होता है, जो हम लोग सेविंग अकाउंट बोलते हैं उसको ट्रेडिशनल, यानी सब आमतौर पे खोल सकता है। तो ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट से ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है कि हम पैसा कभी भी जमा करके कभी भी निकाल सकते हैं, कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं, कितना भी पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन ये ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट से क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसमें हम फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम पीरियड के लिए जमा करते हैं। इसका मतलब है कि इसमें इंटरेस्ट भी आपको ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट से क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। यानी कि जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो हाई मिलेगा। किससे? जो हमारा ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट है उससे हाई मिलेगा, है ना। यानी नॉर्मल जिससे मिलता है, हमारा जो ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट है उसमें जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा उससे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन फर्क क्या है, इसमें अगर हम पहले निकालेंगे तो हमको पेनाल्टी भी भरना पड़ सकता है। तो भरना ही पड़ेगा, भर नहीं सकता, भरता ही है ना। अगर टाइम के बाद निकालो तो टाइम के बाद निकालोगे तो ठीक है, टाइम के बाद तो निकालना है। तो मैंने क्या बोला है कि टाइम के बाद जब निकालोगे, अगर टर्म एंड हो गया, है ना, टर्म एंड हो गया तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा प्लस आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो इंटरेस्ट है मैंने बताया ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट से क्या होगा, हाई होगा, उससे कम नहीं होगा। ये कौन-कौन से बैंक? क्या होगा? ये कौन-कौन से बैंक है? इसमें कौन-कौन से बैंक है? बैंक में सब बैंक आते हैं, सब बैंक में सीओडी खोल सकते हो, एफडी बोलते हो ना, सब बैंक के पास है ना। सीओडी सेविंग अकाउंट है, उसमें आप फिक्स अमाउंट रख दो, फिक्स अमाउंट टाइम पीरियड के लिए छोड़ दो, ठीक है, आपको मिलेगा। उससे पहले निकालोगे पेनाल्टी पे करना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि आप इंटरेस्ट भी तो अच्छा ले रहे हो उसमें, नॉर्मल इंटरेस्ट। इसका मतलब है अब सरकार, अच्छा इसमें सरकार, बैंक को क्या पता है, बैंक को एक बात पता है कि जो आपने 5 लाख रुपया जमा किया वो आप 5 साल बाद निकालने वाले हो, 3 साल बाद निकालने वाले हो, 1 साल बाद निकालने वाले, एक फिक्स टाइम पीरियड ले रहे हो। इसको सर, करने के लिए हाँ, FD इसकी पेनाल्टी फिक्स होती है कि आप पेनाल्टी जब बैंक का कुछ भी है तो फिक्स होगा, ऐसा थोड़े अपने मन से बना लेते हो। % हाँ, जो भी होगा अपना वो बैंक पता है, ठीक है। सर ये सेविंग अकाउंट करने के लिए FD करना है, FD नहीं करना है। मैंने बताया जैसे एफडी अकाउंट होता है वैसे सीओडी अकाउंट भी आपका अकाउंट है, जो कि एक सेविंग अकाउंट है जिसमें फिक्स टाइम के लिए फिक्स पैसा 5 लाख रुपया 5 साल के लिए, 1 लाख रुपया 1 साल के लिए, 1 लाख रुपया 3 साल के लिए आप फिक्स कर दो। आपने फिक्स नहीं किया, उसमें रख दिया है, वो फिक्स ही है,
सरकार वो बैंक मान ली कि अब वो पैसा हम यूज कर सकते हैं किस तरीके से, लोन के रूप में, SLR मेंटेन करें, जो भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी उसके थ्रू हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अचानक अब तुमने कहा कि पैसा चाहिए, तो बैंक को तो टेंशन हो गया ना, आपका पैसा तो बैंक ने यूज कर रखा है। तब इस कंडीशन में बैंक के पास पैसा नहीं तो बैंक RBI से पैसा लेगा, तो RBI को इंटरेस्ट पे करेगा, तो आपसे पेनाल्टी नहीं लेगा, क्योंकि हम तो आपने तो उम्मीद किया था कि भाई 5 साल बाद निकालेंगे और आप पहले निकालने चले आए। अच्छा, सेविंग में जो है मैंने टाइम और डिमांड लायबिलिटी इसलिए बहुत पहले पढ़ा दिया था कि टाइम लायबिलिटी में आपको एक टाइम के बाद ही पैसा निकालना है, क्योंकि बैंक को भी पता है कि एक समय के बाद ही आप पैसा निकालोगे। और डिमांड लायबिलिटी में बैंक आपको फ्री रखा है, आज अभी पैसा जमा करके 1 घंटे बाद तुम मुझसे पैसा मांगोगे तो आप ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने डिमांड लायबिलिटी ही हमारी है। लेकिन टाइम लायबिलिटी में आपने जैसा आपने कहे कि अपने भैया को कहो भैया ये पैसा रख दो, ठीक है ना, तो भैया ने क्या किया, उस पैसे को रख दिया और आपने जब मांगा भैया ने आपको पैसा दे दिया। अब ये कहो भैया ये पैसे की जरूरत नहीं है हमको, 1 साल के लिए रख लो। अब भैया के दिमाग में 1 साल है, अब अचानक भैया को 10 दिन बाद कोई काम पड़ गया तो भैया उस पैसे का यूज कर लेगा कि नहीं, उसे बात पता है कि 1 साल बाद आपको पैसा वापस करना है, निश्चित है। अब तुम 10 दिन बाद वो यूज कर लिया, तुम कहेगी भैया हमको पैसा चाहिए, अब भैया तो टेंशन में आ गए, हम तो पैसा खर्च कर चुके हैं, तो भैया किसी से इंटरेस्ट पे लेकर के देंगे, बट तुम्हारे और उनके बीच में इंटरेस्ट की बात नहीं हुई, इसलिए वहाँ पे पेनाल्टी भैया अपने पॉकेट से भरेंगे। लेकिन यहाँ तो बैंक है, बैंक आपको इंटरेस्ट देती है तो पेनाल्टी भी लेती है। आगे बढ़े, अगला क्या है बेटा आपका, आपका है कॉमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर या कॉमर्शियल, कॉमर्शियल पेपर। अब देखो यहाँ से समझो, ये जो है बेटा ये आपका सिक्योर नहीं होता है, सुरक्षित नहीं होता है। सुरक्षित नहीं होने का मतलब क्या है, सिक्योर्ड नहीं है। इसका मतलब है कि इस पेपर के एवज में अगर हम पैसा देते हैं, समझो, तो हमें कुछ भी कोलेटरल नहीं मिला है, कल कंपनी लॉस में गई तो कहानी खत्म। कॉमर्शियल पेपर इशू कौन करता है, कंपनी इशू करती है, इसको कंपनी इशू करती है कॉमर्शियल पेपर को। लेकिन सभी कंपनी कर सकती है नहीं, जिनका जो फाइनेंशियल है ना, वो रेटिंग क्या है, जिसकी रेटिंग क्या है, रेटिंग आपकी रेटिंग हाई है, और साथ में क्या है, इसका जो है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मूवमेंट है, ये है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, यानी कि जिससे हम कह सकते हैं कि ऐसी कंपनी जो जिसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, बहुत तगड़ा है, जिसकी रेटिंग क्या है, बहुत अच्छी है, मतलब उसकी क्रेडिट क्या है, बहुत बढ़िया है, उस तरह की कंपनियां क्या कर सकती है, कॉमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हो, उस कॉमर्शियल पेपर के बदले में पैसे ले सकती है। ऐसा करती क्यों है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि उनका जो डेली का रूटीन है, सैलरी देना, अब तो कंपनी को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं, क्यों, तो उसने पूरा पैसा क्या कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है। अब ऐसे कंडीशन में सैलरी देगा ना, अभी तो उस कंपनी का रेपुटेशन है, कहते ना कंपनी का रेपुटेशन बहुत बढ़िया है, टाइम टू टाइम सारा काम करती है, सरकार को टैक्स पे करती है, अपने लोगों को सैलरी देती है, और सरकार को टैक्स बहुत अच्छा हाई टैक्स देती है, तो उसका स्टेटस क्या है। लेकिन जो टाइम टू टाइम नहीं देता वो कंपनी हमारे लिए, उसकी रेटिंग क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। अब उसे क्या देना है, सैलरी पे करना है, या कुछ उसे इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, और भी इन्वेस्ट करने के लिए पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, या पुराना कोई लेन देन हो इसका, है ना, किसी से जब पैसा ले रखा हो और अब उसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड हो गया हो और उसको पैसा देना हो, तो उसमें होता ना कि अगर आप कंपनी ने कह दिया कि भाई 1 महीने बाद पैसे वापस कर दूंगा, तो अगर कंपनी नहीं देगी तब भी तो उसकी रेटिंग खराब होगी। ऐसे कंडीशन में इसका मतलब है कि कंपनी को पैसा तो चाहिए और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक कॉमर्शियल पेपर इशू करेगा। उस कॉमर्शियल पेपर को क्या किया जाएगा, वित्तीय संस्था में गिरवी रखा जाएगा और वित्तीय संस्था उसके बदले में पैसा दे। लेकिन इसमें क्या है, बहुत हाई रिस्क है, रिस्क हाई तो है, बट चांसेस बहुत हाई है। क्यों, क्योंकि कंपनी जो है वो क्या है, अच्छी कंपनी, उसका जो स्टेटस है वो हाई है, तो वो दे देगा, तभी तो बनाया गया। बार बार अगर ऐसा होता तो दिक्कत हो सकती थी। तो इसमें क्या होता है कि हम अपना क्या करते हैं, कॉमर्शियल पेपर दे करके इशू करता है कौन, कंपनी इशू करती है। लेकिन हाई रिस्क इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इस केस में
अगर वो कंपनी अचानक खत्म हो गई तो रिस्क है या नहीं है? जैसे अभी टाटा साहब मान लो ले ले कमर्शियल पेपर के थ्रू, टाटा साहब मर गए और वो चलाने वाला कोई ना होता तो पैसा डूबने के चांसेस थे ना। तो ये चीजें हैं कि ये अनसिक्योर्ड है, सिक्योर्ड तो नहीं है, लेकिन तब भी अब देश में इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए आपको ये सब काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने कंपनी को पैसा नहीं दोगे, अगर 2 महीने सैलरी नहीं दे पाया तो कंपनी का स्टेटस, वर्कर्स जाने लगेंगे तो कंपनी क्या हो जाएगा? डाउन। और ये सरकार की लायबिलिटी बनती है कि जो हमें टैक्स पे कर रहा है उसकी भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। ये बात मैंने टैक्सेशन सिस्टम में मैंने पढ़ा था, तो ये सब चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब उस कंडीशन में क्या है कि वो कमर्शियल बिल पास दे करके वो पैसे ले लेगा। इसका ये किस टर्म के लिए होता है? ये भी होता है हमारा शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। और जब मेच्योरिटी टाइम पीरियड होगा उस पेपर को देकर, पेपर लेना रहेगा तो बदले में पैसा देकर के वो पेपर वापस ले लेगा। अगला क्या था बेटा? हाँ इंटरेस्ट होगा ना, बिना इंटरेस्ट होगा। अब इंटरेस्ट वाला काम होगा। हाँ बेटा, सब कंपनी, जितनी भी कंपनी है आ जाएगी। कोई भी कंपनी अगर पैसा लेती है कमर्शियल पेपर को, इसके अंतर्गत आ जाएगी। अगला है क्या? सैलरी हो गया, इन्वेस्टमेंट के लिए हो गया, और जो शॉर्ट टर्म जिसकी लायबिलिटी रही है उसके लिए वो कमर्शियल भी बिल पे करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा मैंने इसमें थोड़ा बोल दिया है, ये भी डिस्काउंटेड है बेटा, डिस्काउंटेड, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट मतलब जब वो कमर्शियल पेपर जितने का होगा उतने में नहीं बिकेगा, जो उस पर परसेंटेज आपने तय किया होगा उतना पैसा काट करके जो लेंडर होगा वो क्या कर लेगा? उस पेपर को खरीद लेगा और आपको पैसे दे देगा। लेकिन जब आप लेंडर को वापस पैसे देने जाओगे तो वो पूरे के पूरे पैसे लेगा जितना कमर्शियल पेपर पे लिखा होगा। तो डिस्काउंट ये इस पर भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। अगला आते हैं बेटा, चलो पहले कॉल मनी पे आ जाते हैं, फिर हम आएंगे, हाँ कॉल मनी पे आएंगे और नोटिस मनी पे आएंगे, टर्म मनी पे आएंगे, ठीक है ना। पहले कॉल मनी पे आते हैं। कॉल है ना, कॉल मनी नाम से ही ऐसा लग रहा है कॉल करो और पैसे समझ रहे हो ना? नहीं समझे? कॉल मनी मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल तौर पे समझो कि मैं हूँ यक्स और मुझे इमीडिएट पैसे की जरूरत पड़ी। अब मैं किसको करूँगा? भाई सिंपल सी बात है, तुरंत फोन निकालूंगा, भाई पैसे की जरूरत है, कब तक चाहिए? बस भाई आज भर के लिए दे दो, बड़ा इमरजेंसी है, कल मैं पैसा पेमेंट कर दूंगा। इट मीन्स हमने एक दिन के लिए किससे ले लिया? वाई से पैसे ले लिया। वादा कितना किया है टाइम का? ओवरनाइट का। ओवरनाइट मतलब 24 घंटे। यस। ओवरनाइट यानी कि 24 आवर्स हमने पैसा ले लिया, यानी एक कॉल पर ही। लेकिन मैंने कहा 24 घंटे के लिए, भाई अभी मुझको दे दे पैसा, मुझे मैं 24 घंटे में तुमको लौटा दूंगा। इसमें ये क्लियर नहीं कहा गया है कि 24 घंटे बाद, 24 घंटे में। इट मीन्स मैं वापस अपना पैसा कभी भी कॉल करके मंगवा सकता हूँ। अब ऐसी जरूरत किसको पड़ती है? समझो, एक बैंक है ना, अब ये यक्स मैं नहीं हूँ, अब यक्स क्या है? ये बैंक है, और अचानक इसको पैसे की जरूरत है और इसे पता है कि 24 घंटे में मेरे पास पैसा आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में वो दूसरे बैंक को कॉल करेगा और उससे पैसे ले लेगा। कितने दिन के लिए? ओवरनाइट के लिए। लेकिन इसमें एक टर्म्स है कि जो देने वाला पैसा है वो अपना पैसा कभी भी इमीडिएट कॉल करके मंगवा सकता है। इसके लिए कोई आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे साल भर के लिए अगर होगा तो हम क्या करेंगे? 4-5 दिन पहले नोटिस भेज देंगे कि भाई साल भर होने वाला है, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पे कर दो। लेकिन यहाँ पे हम कोई भी नोटिस जारी नहीं करते हैं क्योंकि हमने ओवरनाइट के लिए 24 घंटे के लिए पैसा दिया है। इस कंडीशन में हम कभी भी, एक जो लेंडर है, लेंडर मतलब पैसा देने वाला है ना, पैसा देने वाला कभी भी अपना पैसा 24 घंटे के अंदर वापस रिटर्न मांग सकता है। ठीक है ना, यही आपका कॉल मनी होता है। कितने देर के लिए होता है बेटा? एक दिन के लिए।
क्या ये कोलेट्रल होता है? नहीं, ये भी अनसेक्योर्ड होता है। ये भी, इसमें भी कुछ भी कोलेट्रल नहीं रखा जाता। कोलेट्रल मतलब कुछ भी गिरवी नहीं रखा, ठीक है ना। और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? जिससे हमारी लिक्विडिटी, देखो एक बात क्लियर हो चुका है कि जब भी पर्पज पूछा जाए, पर्पज तो सेम है, पैसे का फ्लो बनाना है, लिक्विडिटी कम है तो हाई करना है, मिसमैच है इनकम और एक्सपेंडिचर तो उसको रेज करना है। मतलब घुमा फिरा करके हमको पैसा ही है ना, कि पैसा जो है ना हमको उसको मेंटेन, इसलिए तो मनी मार्केट के हैं। मनी मार्केट का मतलब क्या है? पैसा लेना क्यों लोगे? पैसे का फ्लो बनाए रखने के लिए। अगर तुम्हारा मान लो बैंक के पास पैसा ही नहीं है और सुबह आ गया निकालने वाला, तो क्या करेगा? इसलिए बैंक एक आरबीआई से मांगने से बढ़िया मैं क्या करूँ, सामने वाले बैंक से मांग लेता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। 24 घंटे में भाई रिटर्न कर दूंगा। कुछ तो पैसे आने हैं, कुछ तो आएगा, वापस कर देंगे, बात करो। अगला है बेटा आपका नोटिस मनी। नोटिस मनी, अब नोटिस मनी में क्या है? नोटिस मनी समझो, सेम ये है, कॉल मनी ही है ना। सिमिलर कैसा है? सिमिलर कॉल मनी जैसा ही है। यानी कि दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी दो बैंकों के बीच में मनी फ्लो है ना, या लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा? एक बैंक दूसरे बैंक से क्या करेगा? पैसे लेगा, बदले में इंटरेस्ट पे करेगा, जो भी इंटरेस्ट पे करेगा वो उस पर डिस्काउंटेड लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो मान लो एक्स बैंक है, उसने वाई से क्या किया है? वाई से पैसा मांगा है। वाई बैंक से क्या किया है? पैसा मांगा है। लेकिन कहोगे सर पैसा मांगा है तो वो कॉल मनी भी तो हो सकता है। हाँ, कॉल मनी ओवरनाइट के लिए होता है, और ये क्या होता है? 1 से 14 दिन। अगर आपको एक दिन से 14 दिन के लिए अगर पैसा चाहिए एक बैंक को दूसरे बैंक से, तो उसके लिए वो क्या बनाएगा? नोटिस बिल बनाएगा, है ना। नोटिस मनी बिल बना करके काम हो जाएगा, पैसा उसको मिल जाएगा। 14 दिन बाद उस बैंक को आप पैसा वापस कर दोगे। हाँ, शॉर्ट टर्म्स में अभी जितना पड़ रहा है सब शॉर्ट टर्म्स है। लॉन्ग टर्म्स वाले आएंगे कब? कैपिटल मार्केट। यस जब हमारा कैपिटल मार्केट आएगा तब वो हमारा लॉन्ग टर्म्स होगा, उसमें लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं ना। यस प्रचार देखो, मैच देखते हैं, इसमें हजारों म्यूचुअल फंड के प्रचार आते हैं, स्टॉक्स के प्रचार आते हैं, ऐसे ऐसे ब्लू चिप फंड का आता है ना। ये सब स्टॉक्स कैपिटल मार्केट है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाओ, लंबा आप क्या रिटर्न पाओ। शॉर्ट टर्म्स में आपको कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, वो लॉन्ग टर्म, इसमें शॉर्ट टर्म्स है। इसमें पैसा चाहिए, लिक्विडिटी मैंने पहले बोल दिया बहुत हाई है, पैसा आएगा पैसा जाएगा, पैसा आएगा पैसा जाएगा। वहाँ पे पैसा क्या है? जाकर के स्थिर हो गया, वहाँ लिक्विडिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे लिक्विडिटी आपको बहुत हाई दिखेगा, क्योंकि पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, 14 दिन में आ जा रहा है, पैसा 1 दिन में आ जा रहा है। यही तो हो रहा है, 365 दिन में आ जा रहा है, 91 डेज में आ रहा है, 182 डेज में आ रहा है, 365 डेज में आ रहा है, ट्रेजरी बिल में चल रहा था। तो पैसा का आदान प्रदान, लिक्विडिटी बहुत फास्ट है इसमें, इसलिए लिक्विडिटी हाई है। वहाँ तो पैसा पड़ा हुआ है, इन्वेस्ट पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट वाला पैसा में लिक्विडिटी कहाँ है? वो तो पैसा स्थिर है ना, और उसमें जल्दी निकाल भी नहीं सकते हो। ऐसा सोचोगे कि आज ही पैसा, तो आज आप विड्रॉल करोगे तो 2-3 दिन बाद आपके अकाउंट में आएगा। जो बोलते ट्रांजेक्शन प्लस 1 डेज, अगर मार्केट क्लोज है तो 2 दिन और वेट कर लो, तो पैसे आपको रुक करके आते हैं, तुरंत आपको पैसा नहीं मिलता है। हाँ, हम लोग किस पे थे बेटा? कॉल मनी हो चुका है, अब हम लोग नोटिस मनी। नोटिस मनी कितने दिन के लिए बेटा? 1 से 14 डेज के लिए। अगर किसी दो वित्तीय संस्थाओं को आपस में पैसे का लेन देन करना है तो वो नोटिस मनी बिल का यूज करेंगे, ठीक है, 1 से 14 डेज। अगला क्या है बेटा? टर्म मनी, है ना, टर्म मनी। अब टर्म मनी का यूज कैसे करते हैं? जब दो वित्तीय संस्था, दो फाइनेंशियल वित्तीय संस्था, मतलब दो बैंकों के बीच की बात हो रही है, दो बैंक आपस में अगर पैसे का लेन देन कर रहे हैं और वो पैसे का लेन देन 14 दिन से ज्यादा है, 14 डेज से ज्यादा, मोर देन 14 डेज एंड लेस देन 1 ईयर, यानी कि 14 डेज से लेकर के कितना? 1 ईयर, यानी 365 दिन के बीच के लिए कोई लेन देन हो रही है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? टर्म मनी। यानी कि आप 14 दिन से ज्यादा दिन के लिए आपको पैसा लेना है तो आप किस चीज का यूज करोगे?
टर्म मनी का यूज करोगे। आप अगर 1 दिन के लिए पैसा चाहिए तो कॉल मनी का यूज करोगे, और आपको 1 से 14 दिन के लिए पैसा चाहिए तो आप नोटिस मनी का यूज करोगे। ये आपका टॉपिक बेटा क्लियर हो गया। टर्म मनी ये हो गया आपका 40 से 36 पर। अच्छा ध्यान देखना, सब अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड ये भी है, ये भी आपका अनसिक्योर्ड है, इसमें कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता है। एक बैंक दूसरे बैंक के पास कुछ भी गिरवी नहीं रखता है, एक बिल बस पास कर दिया, दे दिया, रिटर्न फॉर्म में चला गया, बस ये है। आप कहोगे कुछ गिरवी रखा गया, कुछ कोलेट्रल रखा गया, कुछ गोल्ड रखा गया, तो कुछ भी ऐसा नहीं रखा गया। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहे कि ऐसा नहीं है कि आप उसको बचा लोगे। जैसे कि कोलेट्रल का मतलब समझना, मैंने एक बात समझाया था कि अगर हमारे पास कोलेट्रल है और हमें अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई तो उस कोलेट्रल को हम क्या करते थे, दूसरे के पास रीफाइनेंस या रीडिस्काउंटिंग बढ़ाया हो, रीफाइनेंस और रीडिस्काउंटिंग दिखाया हो ना, रीफाइनेंस करते थे, रीडिस्काउंट करते थे, तो वो जो हम दूसरे को, इसमें हम दूसरे को बेच नहीं सकते। अगर हमारे आपके बीच में बात हुई है, हमने लिखित रिटर्न में आपको टर्म मनी दे रखा है, तो वो टर्म मनी आप मेरे से ही बचाओगे। अगर आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपको टर्म मनी ऐसा भाई ये तुम ले लो और बदले में मुझे पैसा दे दो, तुम मुझसे पैसा ले लेना, ऐसा नहीं होगा। वो कलेक्टर में होता है, क्योंकि वो गिरवी होता है, वो कभी भी आप तुमने मेरे पास सोना गिरवी रखा, मैं किसी और को रख करके पैसा ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा कागज तो लिखा हुआ क्या है, वो तो हमारे आपके बीच में ट्रस्ट की बात है ना। तो ये सब अनसिक्योर्ड होता है। कंप्लीट हो गया बेटा ये आपका। अब बचा है आपका कैपिटल मार्केट। इसी दिन सबसे मैं एक्स्ट्रा टाइम लेकर के एक दिन कैपिटल मार्केट आपका वो सबसे मैं एक्स्ट्रा टाइम ले लूँगा, क्योंकि एक दिन और कैपिटल मार्केट समय लेगा, और कैपिटल मार्केट कम से कम 3 घंटा समय लेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक इसलिए नहीं था क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी ऑलरेडी आपने पढ़ रखा था। अगर उसके साथ ऐड करते तो ये भी 3 दिन का टॉपिक आपका देखो, मैं किसी दिन मिलता है तो मैं क्लास कर सकता हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट बेटा यही करना है। आरबीआई क्या इशू करती है, बैंक क्या इशू करता है, ये सब बैंक इशू कर रहा था। उसमें ये कॉमर्शियल पेपर जो था, वो कॉमर्शियल पेपर कौन इशू कर रहा था, कंपनी इशू कर रही थी। कौन सी कंपनी, जिसकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंस स्टेटस है, जिसकी रेटिंग बहुत हाई, वही कर सकता है, सबको अलाउ नहीं, और सब कुछ विश्वास में चलता है बाकी।